ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अच्छा, कलर्ड कम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूजुअली जो सेंट्रल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं, जबकि जो कॉर्नर में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो कलर्ड कम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल जिंक फैमिली कहाँ पे आता है? टू टू बी ग्रुप है लास्ट में, ट्रांजिशन डी ब्लॉक कॉर्नर लास्ट ग्रुप है। तो इसमें सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, डी ऑर्बिटल जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो कलर हमें नजर आ जाता है यूजुअली डी डी ट्रांजिशन की वजह से। तो चूंकि लिगेंड की वजह से ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं और टी टू जी से ई जी में इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के लिए ई जी में डी ऑर्बिटल का वैकेंट स्पेस होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जिंक फैमिली में सारे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी और कोई कलर हमें नजर नहीं आएगा। सेम इसी तरह जो स्कैंडियम, समझ में आ गया? स्कैंडियम की जो फैमिली है यानी ग्रुप 2 ग्रुप 3b, वहां पे आपको डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है लेकिन वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं और D1 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है। तो चूंकि वहां पे डी डी ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये कंपाउंड्स भी कोई कलर्ड कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करते। ओवरऑल जो इसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कलर्स के कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जो हैं वो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक मोस्टली इन नेचर। तो इनकी पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम वही हुआ कि जो जिंक फैमिली है वो डायमैग्नेटिक होगी क्योंकि वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इट मीन्स कि वो सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिज्म का ताल्लुक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। और फिर इसी तरह पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर मालूम करने के लिए लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन आपको मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने की एक इक्वेशन बताई थी। उसके जरिए बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू फाइंड करके टोटल पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है, जो डायगोनल रूल के थ्रू ही आप सिंपली इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको नजर आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैंडियम की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 4s2 3d1, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। इसी तरह टाइटेनियम 4s2 3d2 और वेनेडियम की 4s2 3d3। जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है, जैसा कि क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मॉडिफाई हो जाती है इनटू 4s1 3d5। तो इसको आप अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कह सकते हैं। इसकी रीज़न भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि मोस्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल, हाँ, इसलिए ये इस तरह की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, कॉपर की एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 4s1 3d10 है। तो ये भी एक्सेप्शनल अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। 4s2 3d9 होता तो 9 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता। यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन d में
चला जाता है और डी को कंप्लीट करता है। इस तरह ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अच्छा, और जनरली एटॉमिक स्टेट में हमने ये कहा था कि जब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे ऑर्बिटल्स की, तो 4s की एनर्जी कम होती है 3d की निस्बत। वो हमने एनर्जी डायग्राम पढ़ा था। लेकिन जब एक केटाइनिक स्टेट में आ जाते हैं तो 3d की एनर्जी कम हो जाती है 4s एनर्जी। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो है 3d की एनर्जी और 4s की एनर्जी कंपेरेबल है। इसका मतलब स्लाइड ज्योमेट्री में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस हों तो इनकी एनर्जीज वेरी कर सकती हैं। इसी तरह केटाइनिक स्टेट में जो 3d की एनर्जी कम हो जाती है और 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से 4s से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होते हैं। जो ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिमूव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू लेस एनर्जी वाला ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की बात करें, D4 सीरीज है, तो यहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि ये चारों इलेक्ट्रॉन 3d में होंगे। क्यों? क्योंकि आयनिक स्टेट में 3d की एनर्जी कम है और 4s की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है सर जी। एक्सक्यूज मी सर, ये अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन दोबारा ये रीजन क्लियर करें, हमने प्रीवियस क्लास मिस किया था प्लीज सर। अच्छा ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के लिए हमने कुछ 2-3 रूल्स बयान किए थे कि अगर एक वजह ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटल को कंप्लीटली फील्ड करें। यानी सबसे स्टेबल ऑर्बिटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड हो। फॉर एग्जांपल डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10। अगर डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होगा। इसकी निस्बत दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड हो, यानी D5। अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। कंप्लीटली फील्ड के बाद मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। इसके अलावा जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है वो रिलेटिवली कंप्लीटली फील्ड और इनकम्प्लीट हाफ फील्ड ऑर्बिटल की निस्बत लेस स्टेबल होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सब स्टेबल ऑर्बिटल में रहें, अनस्टेबल ऑर्बिटल में ना रहें बल्कि स्टेबल ऑर्बिटल में रहें। तो इस तरह अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड होनी चाहिए 4s2 3d4। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन S से D में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह S से D में चले जाने से D जो है हाफ फील्ड हो जाता है और S भी हाफ फील्ड हो जाता है। तो इस तरह S की स्टेबिलिटी पे भी ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि D स्टेबल हो जाता है। तो एटम हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है फ्रॉम S टू D। इस तरह ये अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की थी कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कहीं से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की केस में 0 से +3 में चेंज होने के लिए 2.08 वॉट्स एनर्जी रिक्वायर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एनर्जी को, इस पोटेंशियल एनर्जी को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, जबकि इसकी निस्बत अच्छा इसी का रिवर्स प्रोसेस बयान करें। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम सर रिडक्शन पोटेंशियल समझाएंगे दोबारा? ऑक्सीडेशन, अच्छा दो टर्म्स होती हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली किसे कहते हैं? एबिलिटी टू चेंज स्टेट, कोई भी स्टेट चेंज करने की एबिलिटी को आप पोटेंशियल कह सकते हैं। ये यहाँ पे चूंकि दो टर्म्स होती हैं, एक
एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, या वो एनर्जी जो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका रिवर्स जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, यानी कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिड्यूस हो जाए इनटू मेटेलिक फॉर्म, तो इसको आप कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन हमेशा अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.08 है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जब इसी का हम आवाज म्यूट रखें, जहरा बानो आवाज म्यूट रखें। अच्छा, इसी का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो सेम वैल्यू होगी, लेकिन इसके साथ माइनस साइन लगेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगी। और इसी तरह अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसा कि कॉपर के एग्जांपल में देखें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये वैल्यूज बेसिकली असाइन कैसे करते हैं, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूजुअली हम रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं, कोई रेफरेंस मेथड यूज करते हैं। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल को हम 0 वैल्यू असाइन करते हैं, या फिर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 0 वैल्यू असाइन करते हैं। इसकी रेफरेंस से इसकी जितनी पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो पोटेंशियल है इसको कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और उनकी स्ट्रेंथ को विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन वैल्यूज असाइन करते हैं। यानी एक इलेक्ट्रोड आप हाइड्रोजन का बनाएं, एक इलेक्ट्रोड पे आप हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कराएं और दूसरे इलेक्ट्रोड पे किसी मेटल को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कराएं और आप उसकी वोल्टेज की रिकॉर्डिंग करें, तो इस तरह आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाती है। सर ऑक्सीडेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा? जरूरी नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पे, अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिटन वुड हैव द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड मेटल विद द मोस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन की एबिलिटी होगी उसमें, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा उसमें ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल यानी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। रिपीट करिए सर, सॉरी दोबारा रिपीट करिए पॉइंट। मैंने ये कहा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उतना इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी या कम पॉजिटिव होगी उसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। सेम इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी उतनी कम होगी। तो अगर हम जिंक की बात करें, फॉर एग्जांपल जिंक हाइड्रोजन के मुकाबले में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मिलेगा 0.76 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जब हाइड्रोजन आयंस के साथ यानी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डाउन
along the period, फर्स्ट सीरीज में 3D सीरीज में along the period ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती है, और जबकि रिडक्शन पोटेंशियल along the period इंक्रीज करती है। दोनों अपोजिट होंगी, ये बात याद रखें। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल along the period क्या होगी? डिक्रीज होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल along the period इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल जब हम फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, सिवाय कॉपर के। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। या फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर के। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 होता है। ये बात समझ में आ गई? पीरियोडिक टेबल में आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को देखें। क्या हो रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज में जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्कैंडियम का है और सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का है। इसी तरह जब आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है और लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल स्कैंडियम का है। डिक्रीज होता है टॉप। अब इसको आप इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। कॉपर में जाके सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, माने पॉजिटिव। ओनली कॉपर हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स and the remaining transition elements of first series have negative reduction potentials. यहाँ पे फिर दोबारा ये कह रहे, हम ये कह रहे थे कि कॉपर जो है वो कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है और बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। अब चूंकि ये मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, +2, +3, +4, +5 से लेकिन +7 कुछ तो +8 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हुई हैं ये वैल्यूज बेसिकली M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यानी रिडक्शन ऑफ +2 to M या M to +2, 0 to +2 या +2 to 0 ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इस प्रोसेस के लिए ये वैल्यूज असाइन हुई हैं। सो अब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल +3 से +2 में जाने के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेल पोटेंशियल्स हो सकती हैं। तो बेसिकली ये जो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स पे। तो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज हो सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, जबकि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। दिस ऑल प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगनीज की बात करें 3+ और कोबाल्ट 3+ आयंस की, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, या मैंगनीज +7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह इसके बरक्स टाइटेनियम की बात करें
टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम +2 स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिसाइड कर सकते हैं और इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी है। फॉर दिस रिएक्शन लेड 2+ जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है 2+ में, लेड जो है वो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सॉलिड में आ जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में लेड +2 इज रिड्यूसिंग जिंक, लेड +2 जिंक को रिड्यूस कर रहा है। इन द रिवर्स डायरेक्शन जिंक +2 इस डायरेक्शन में इज रिड्यूसिंग लेड। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? या सेकंड ऑप्शन है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप लोग सोचें और आंसर कौन सा है इसमें से ढूंढने की। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिंक रिड्यूस हो रहा है, कर रहा है लेड +2 को, रिवर्स डायरेक्शन में जिंक +2 रिड्यूस कर रहा है लेड को। और इसी फॉरवर्ड तरह डायरेक्शन हाँ थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिंक रिड्यूस कर रहा है लेड +2 को, और रिवर्स डायरेक्शन में लेड रिड्यूस कर रहा है जिंक +2 को। और लास्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिंक रिड्यूस कर रहा है जिंक +2 को, रिवर्स डायरेक्शन में लेड रिड्यूस कर रहा है लेड +2 को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड वाला हो सकता हाँ थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जिंक जो है 0 से +2 में जा रहा है, इसमें से जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड +2 से 0 में जा रहा है तो इसका मतलब लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक रिड्यूस कर रहा है लेड +2 को, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में लेड रिड्यूस कर रहा है जिंक +2 को। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ी हम केमिस्ट्री डिस्कस करें फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स की। तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल का पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। ये बेसिकली रेयर एलिमेंट है, ये एग्जिस्ट करता है मोस्टली स्कैंडियम 3+ में। ये चूंकि मैं अभी हम रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहे थे, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका था उस टेबल में? स्कैंडियम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम मेटेलिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मोस्टली आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से ये मोस्टली स्कैंडियम +3 के आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम ऑक्साइड है, इसकी जो केमिस्ट्री है मोस्टली लैंथेनाइड की तरह ही की केमिस्ट्री है। कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं इसके, और कलरलेस कंपाउंड होने की वजह बताई थी कि इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। चूंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज स्कैंडियम जो होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। स्कैंडियम मेटेलिक फॉर्म में यूज्ड इन सम हाई इंटेंसिटी लैंप्स, कुछ हाई इंटेंसिटी लैंप्स में स्कैंडियम मेटेलिक स्कैंडियम यूज होता है। इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है टाइटेनियम, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कॉमनली, और इसकी जो एबंडेंस है वो 0.6% है। ये स्ट्रॉन्ग होता है और लो डेंसिटी मेटल है, और इसके जो स्ट्रक्चरल यूजेस हैं जेट इंजन्स में ये यूजुअली इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम अनरिएक्टिव होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये पाइप्स बनाने में, पंप्स और रिएक्शन वेसल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इवन आप लोगों ने लैब में जो यूज किया होगा पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है वो भी टाइटेनियम का बना हुआ होता है। अच्छा, तो यूजुअली टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
में होता है, तो इस टाइम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और इसके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स होंगे वो कलरलेस होंगे। जबकि टाइटेनियम ऑक्साइड ये वाइट पिगमेंट टाइटेनियम एक्वस हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम जो है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। इस स्टेट में +3 के स्टेट में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इट मीन्स कि ये एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है फ्रॉम T टू G टू EG। जबकि +4 में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इट मीन्स कि +4 वाले आयंस और कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो कलरलेस होंगे, जबकि +3 वाले पर्पल कलर के होते हैं। इसी तरह टाइटेनियम 2+ is not very stable, but titanium oxide and titanium chloride do exist. तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उसके आयंस और कॉम्प्लेक्सेस अबंडेंट होंगे डेफिनेटली, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिलेटिवली अनस्टेबल होती हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस या जो आयंस हैं या साल्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे। वेनेडियम की बात करते हैं। ये भी इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो 0.02% है और ये एलॉयज बनाने में इस्तेमाल होता है विथ आयरन और टाइटेनियम के साथ। वेनेडियम पेंटा वैलेंट स्टेट में पेंटा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है ड्यू टू नो d इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो जाती है तो कलर भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये एक इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है। आप लोगों ने अप्लाइड केमिस्ट्री में यूज किया होगा सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। इसी तरह वेनेडियम +4 में, +3 में और +2 में भी एग्जिस्ट करता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये जो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट है। क्रोमियम की जो प्रिपरेशन है वो रिलेटिवली इजी है। दूसरे मेटल्स की निस्बत क्रोमियम को मेटेलिक स्टेट में लाना जो है चीपर मेथड है। इसकी वजह यह है कि क्रोमियम की रिडक्शन के लिए हम सिंपली चारकोल यानी कार्बन यूज करते हैं, और अगर हम फॉर एग्जांपल क्रोमियम का कोई और लें, इसके लिए फेरोक्रोम, फॉर एग्जांपल ये फेरोक्रोम है, क्रोमियम का जो क्रोमाइट और है फेरोक्रोम जिसको कहते हैं, इसको आप जब कार्बन के साथ ट्रीट कराते हैं तो इसमें से आयरन और क्रोमियम रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह आपको मेटेलिक क्रोमियम और मेटेलिक आयरन मिल जाता है। इसी तरह प्योर क्रोमियम मेटल जो है वो प्लेट स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है और इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है ड्यू टू इनविजिबल क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। इसके भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में साल्ट्स होते हैं, +2 में, +3 में और +6 में। +2 के स्टेट में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा। +6 की स्टेट में ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जबकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी वेरी करती है, इस वजह से इसकी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। अच्छा, डाइक्रोमेट जो है ये लास्ट में हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब आप कोई डाइक्रोमेट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इन इक्विलिब्रियम होता है विथ क्रोमेट, यानी डाइक्रोमेट क्रोमेट के साथ इन इक्विलिब्रियम होता है।
तो जब आप pH चेंज करते हैं तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट से क्रोमेट में, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं इन वाटर, और pH डिपेंडेंट इनमें चेंजेस होती हैं। अच्छा, जो क्रोमियम ऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज इन ग्लासवेयर, तो ये ग्लासवेयर क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है मैंगनीज। इसकी जो एबंडेंस है वो 0.1% है। और इसी तरह ये आयरन के साथ हार्ड स्टील बनाता है। स्टील में मोस्टली आयरन, निकल, इस तरह के मेटल्स यूज होते हैं एलॉय फॉर्मेशन के लिए। तो मैंगनीज भी हार्ड स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह मैंगनीज जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है, +2 से लेके +7 तक। तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होते हैं। +2 और +7 सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जी। अच्छा, परमैंगनेट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्या है परमैंगनेट में? मैंगनीज का +7 है। तो ये बताया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई मेटल हो तो वो हमेशा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इट मींस कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट है आयरन। आयरन सबसे ज्यादा एबंडेंट पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसकी जो एबंडेंस है वो 4.7% है। ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल आयरन। अच्छा, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट की फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 और +3। जब ये साल्ट्स बनाता है कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें +2 और +3 की स्टेट में होता है, जबकि नॉर्मली मेटेलिक फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये भी आयरन जो है वो स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है विद कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स। अच्छा, ये और इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट जो है इसी तरह ये ओर्स में पाया जाता है रेयरली। इसका एक और है सिमल्टाइट, ये बेसिकली कोबाल्ट आर्सेनाइट होता है, इसका नाम सिमल्टाइट है। इस तरह के ओर्स में कोबाल्ट पाया जाता है। ये हार्ड मेटल है विथ ब्लू और वाइट अपीयरेंस के साथ। एलॉयज बनाने में भी कोबाल्ट इस्तेमाल होता है विथ आयरन, कॉपर और टंगस्टन। अच्छा, क्रोमियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2 और +3। अच्छा, और हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस कोबाल्ट की, ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस के लिए, कम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसी तरह निकल जो है वो ओर्स में पाया जाता है, लेकिन कम्बिनेशन विथ आर्सेनिक, टीन और सल्फर के साथ। और ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इजीली कोरोड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग प्लेटिंग करें अगर आयरन के ऊपर निकल की, तो रस्टिंग इजीली रुक सकती है। इसी तरह निकल +2 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसा कि हेक्सा एक्वा निकल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। और इसी तरह बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में निकल एज ए सेंट्रल मेटल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा सर जी सर जी सर हम
अब तक 3 क्लासेस ले चुके हैं, इसके बाद एक और क्लास लेनी है, तो प्लीज आज के लिए इतना काफी होगा। हम फुली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे सर, प्लीज यहीं पे स्टॉप करें। आपकी क्लास 2 बजे तक होती है, तो अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा रह गया सर है। हम मेंटली टायर्ड हो चुके हैं सर, और इससे पहले भी 2 लेक्चर्स नहीं लिए हैं, वो भी आज क्लियर करेंगे सर प्लीज। हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं आपको सेंड करूंगा। यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का भी प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड करें, ताकि वो हम सुनेंगे तो ये लेक्चर हम समझ पाएंगे। प्लीज सर। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास हम मैं कल आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक सारी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, ठीक है? फिलहाल आज हम इस ग्रुप में टॉपिक सेंड को करें सर। कंप्लीट करते हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ईमेल और व्हाट्सएप दोनों में। ओके सर, अच्छा, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी, सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों है सर? सबसे ज्यादा कोबाल्ट ये कि जो सिंथेटिक केमिस्ट्स होते हैं ना, इन्होंने सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो मेटल यूज किया हुआ है वो बेसिकली कोबाल्ट है। बहुत सारे मेटल्स भी यूज किए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस जो बनी हुई हैं यानी कोबाल्ट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम यूजुअली की केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन यानी कॉम्प्लेक्सेस की डेवलपमेंट के लिए लेबोरेटरीज में जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ है कोबाल्ट इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह ये हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल और वेरिएबल कॉम्प्लेक्सेस वो बनाते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो। तो कोबाल्ट की ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं और ये इजीली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं इस वजह से। ठीक है? सर अच्छा, इसी ठीक है तरह कॉपर है नेक्स्ट। ये सल्फाइड्स की सूरत में और इसके अलावा क्लोराइड्स की सूरत में कॉपर एग्जिस्ट करता है, कॉपर सल्फाइड। इसके अलावा कार्बोनेट्स और सल्फेट्स भी की फॉर्म में भी कॉपर जो है वो पाया जाता है। क्योंकि मैंने ये बताया था कि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज में कॉपर वाहिद एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कि कितना है +0.34। इसका मतलब ये हुआ कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी मेटेलिक फॉर्म से +2 में जाने के लिए ह्यूज एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से इसका जो कॉपर जो है वो लो कोरोजन मटेरियल है और गुड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इसकी, इस वजह से इसको वायर्स और पाइप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्रोड हो जाता है एयर में और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ग्रीन कलर्ड कंपाउंड बनाता है जिसे हम पैटिना का नाम देते हैं। जैसे कॉपर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो क्रोड हो जाता है, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम पैटिना का नाम देते हैं। अच्छा, यूजुअली ये +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है, और +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह क्या बताई थी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या है, S1D10 है। तो 1 से इलेक्ट्रॉन निकले तो +1 और एक इलेक्ट्रॉन D से भी निकले तो इस टाइम पे ये 2+ की स्टेट में आ जाता है। इसी तरह इसके जो कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है वो एक्वस कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर का, आप लोगों ने लेबोरेटरी में भी देखा होगा, जब आप कॉपर के साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ब्लू सॉल्यूशन होता है। इस ब्लू सॉल्यूशन के बनने की वजह ये कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा कॉपर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसी तरह जिंक की बात करें तो ये भी जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है जिसे सिफ्लेराइट कहा जाता है। एक और है कॉमन और सिफ्लेराइट जिंक का,
यानी जिंक सल्फाइड, इस और को आप कॉमन नाम सेफ्लेराइड दे सकते हैं, कहा जाता है इसको। अच्छा, जिंक एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल आप कहें तो ये -0.76 होगा। इसका मतलब ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के है। इसके अलावा जिंक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सारे कलरलेस बिकॉज ऑफ ऑल डी फील्ड ऑर्बिटल्स, और जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की +2 है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नहीं पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? जिंक फैमिली वो है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है 2+। इसकी वजह क्या है कि इसमें डी ऑर्बिटल सारे फील्ड हैं और सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। अकरेंस की बात करें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो जो लेफ्ट साइड पे 3D सीरीज में लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं मेटल ऑक्साइड की सूरत में या फिर मेटल केटाइंस की सूरत में विथ ऑक्सो एनाइंस। ऑक्सो एनाइंस के साथ ये मेटल केटाइंस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन जो है वो इनको हम इजीली कार्बन की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो इनरिचमेंट है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन की, ये बहुत ही चीप मेथड है। तो इजीली हम इंडस्ट्रीज में क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन बना सकते हैं, हासिल को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह लेकिन टाइटेनियम के जो ऑर्स हैं, यानी टाइटेनियम के जो ऑर्स हैं, इनको रिड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए हम यूजुअली अच्छा, इसी तरह 3D सीरीज में आयरन की राइट साइड पे जो मेटल्स हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकल एंड जिंक, ये सल्फाइड्स और आर्सेनाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। कोबाल्ट सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, निकल सल्फाइड, इस तरह के कार्बन के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप इसमें इस ट्रांजिशन सीरीज में अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इनका लिविस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और इस लिविस एसिड कैरेक्टर के इंक्रीज होने की वजह इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज होना है। अच्छा, इसी तरह अर्ली जो 4D और 5D के जो मेटल्स हैं मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनको भी रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके स्टेबल होते हैं। अच्छा, उस ट्रांजिशन सीरीज में एक ग्रुप है प्लैटिनम मेटल्स। प्लैटिनम मेटल्स बेसिकली क्या है? प्लैटिनम के इतराफ में कुछ मेटल्स होंगे, पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो ये रुथेनियम है, ऑस्मियम है, रोडियम है, इरिडियम है, प्लेडियम है और प्लैटिनम। इन एलिमेंट्स को हम प्लैटिनम ग्रुप कहते हैं या प्लैटिनम मेटल्स कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इन सब की प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्लैटिनम से मिलती जुलती हैं, इस वजह से इसको हम प्लैटिनम मेटल्स कहते हैं। ये प्लैटिनम मेटल्स जो हैं ये भी सल्फाइड, आर्सेनाइड ऑर्स की सूरत में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे ऑर्स में एसोसिएट होते हैं कॉपर, निकल और कोबाल्ट के साथ। अच्छा, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कुछ कॉमन ट्रांजिशन मेटल्स, इनके डिफरेंट ऑर्स दिखाए गए हैं कि, और इसके अलावा इन ऑर्स से इन मेटल्स की रिकवरी कैसे की जाती है। तो ये सबसे पहले लास्ट टाइम भी पिछली स्लाइड में बताया था कि टाइटेनियम की जो रिकवरी है यानी रिडक्शन है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। टाइटेनियम मोस्टली जो इसके जो मिनरल्स हैं वो
वो इल्मेनाइट और रोटाइल की फॉर्म में टाइटेनियम नेचर में पाया जाता है। जब आप फॉर एग्जांपल रोटाइल से टाइटेनियम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कार्बन और क्लोरीन के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइटेनियम क्लोराइड आपको मिलेगा। अब इस क्लोरीनेशन के बाद जब आप सोडियम और या फिर किसी मैग्नीशियम के साथ टाइटेनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो ये टाइटेनियम मेटेलिक फॉर्म में आ जाता है और पैरेलल मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड के साल्ट्स बन जाते हैं। तो इस तरह भी टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है। अच्छा, तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है बेसिकली। क्रोमियम की जो एक्सट्रैक्शन है वो एक चीप मेथड है। बताया था कि क्रोमियम के जो मिनरल है वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट को जब आप चारकोल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये इजीली क्रोमियम में रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम का जो कॉमन प्रिंसिपल मिनरल है वो है मोलिब्डेनाइट। तो मोलिब्डेनाइट की ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड बन जाता है और इस मोलिब्डेनम ऑक्साइड को फिर आयरन के साथ रिएक्ट कराने से आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट बनेगा और मोलिब्डेनम जो है वो मेटेलिक फॉर्म में आ जाता है। या फिर आप सिंपली हाइड्रोजन के थ्रू इसकी रिडक्शन करा सकते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड टू मोलिब्डेनम। तो इस तरह इंडस्ट्रीज में ये काम किया जाता है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन या मेटल्स को प्योर फॉर्म में मेटेलिक फॉर्म में लाने के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं आपको, इनके ओर्स के नाम भी यहाँ पे नजर आएंगे और इनकी रिकवरी के मेथड्स भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस की सूरत में नजर आएंगी, तो आप इनको खुद से रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये मोस्टली सबसे ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल हो जाती हैं ऑक्साइड्स की वजह से या फिर हेलाइड्स की वजह से। ये जब ऑक्साइड की फॉर्म में हो या फिर हेलाइड की फॉर्म में हो तो इनके आयंस और कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं। अच्छा, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड विथ 1 ऑक्सीजन या M2O3 की फॉर्म में भी, ये इनका जनरल इक्वेशन है। M3O6 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, MO2 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, MO3 की फॉर्म में हो सकते हैं। यूजुअली ये ऑक्साइड्स अगर आपने हासिल करने हो तो इस इजी मेथड है कि सिंपली आप हीट करें मेटल्स को, तो ये मेटल्स जो हैं वो प्योर मेटल्स को, तो ये मेटल्स ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर बाज़ मरतबा हम सिंपली ओर्स को हीट करते हैं तो वहां से भी मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं ये 3 टाइप्स के, इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी कैरेक्टर के बेस पे आप इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ये कौन से होते हैं? वो मेटल ऑक्साइड्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कम हो, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स बेसिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स एसिडिक होते हैं और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैंगनीज की बात करें तो हमने ये कहा था कि मैंगनीज +2 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं इसके ऑक्साइड। तो +2 का मैंगनीज ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या होगा? बेसिक। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, ये सारे बेसिक हैं। अब यहाँ पे आके मैंगनीज ऑक्साइड है, ये है एम्फोटेरिक। मैंगनीज ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। जबकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7, तो ये एसिडिक कैरेक्टर है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। द ऑक्साइड कन्वर्ट्स फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल, सर बस, हाँ, फर्स्ट सीरीज के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। फर्स्ट सीरीज के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना सकते हैं। तो ये स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑक्साइड बनाएगा क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
टाइटेनियम के बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं। इसी तरह जब आप मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे तो आपको बेसिक और इसी तरह एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, 2 स्लाइड्स हैं, बस इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू स्टार्ट नहीं करेंगे। ये अक्रेंस की बात कर रहे थे, तो जो मेटल ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने विटामिन B12 के बारे में पढ़ा था फूड केमिस्ट्री में। ये बेसिकली कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट मौजूद होता है विटामिन B12 में। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम C जो है इसमें आयरन मौजूद होता है, यानी ये आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में, ऑक्सीजन कैरी करता है। मायोग्लोबिन कहाँ होता है? ये मसल्स में होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। साइटोक्रोम C कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट में, बेसिकली एक प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह तो ट्रांजिशन मेटल्स और इनके कंपाउंड्स के बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, जैसा आयरन स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम जो है वो लाइट वेट एलॉयज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स को हम एज ए पिगमेंट यूज करते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड वाइट पिगमेंट है, लेड क्रोमेट येलो पिगमेंट है, और इसी तरह रशियन ब्लू कहा जाता है, ये भी एक ब्लू कलर का पेंट है। तो एज ए डाइज के तौर पे हम इनको यूज भी करते हैं मोस्टली। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, तो मायोग्लोबिन में सेंटर में आप देखें तो ये बेसिकली ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है सेल्स में और मसल्स के सेल्स में पर्टिकुलरली। तो इसमें आपको आयरन नजर आएगा इसके सेंटर में। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन या ऑक्सी हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें हीम और ग्लोबिन होते हैं। तो हीम में बेसिकली आयरन मौजूद होता है जो कोऑर्डिनेट होता है 4 नाइट्रोजन्स ऑफ हीम के साथ और 1 नाइट्रोजन ऑफ ग्लोबिन के साथ। और इसके अलावा इसका मतलब ये कितने कोऑर्डिनेशन हुए? 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेशन हुई। इसकी जो 6th कोऑर्डिनेशन है इसको कंप्लीट करती है ऑक्सीजन। इस तरह ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको कैरी करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करने या फिर इसको स्टोर करने का काम करता है। इसी तरह ये फेरिक्रोम एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, बायोमॉलिक्यूल है, जो बेसिकली बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इस फेरिक्रोम में भी आपको आयरन +3 की स्टेट में सेंट्रल मेटल के तौर पे ये यूज होता है। अच्छा, तो इस तरह बहुत सारे यूजेस हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, यानी इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तो वेनेडियम के भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसा वेनेडेट प्रोटीन, ये फैट की मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। क्रोमियम जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में क्रोमियम यूज होता है। मैंगनीज सेलुलर रेस्पिरेशन में, आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और में, इसी तरह कोबाल्ट विटामिन B12 में, यानी डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए। इसी तरह कॉपर जो है वो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, यूज होता है। जिंक जो है वो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह प्रोटीन डाइजेशन और एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म में जिंक जो है वो अपना रोल प्ले करता है।